गीता और शिराजी दोनों आज मीरान शाह जा रहे थे। शिराजी की ख्वाहिश पर उसने अपने कैमरामैन को इस्लामाबाद में रुकने के लिए कहा था। वो तो उसे साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन शिराजी ने, जो बज़ाहिर बेहद मोहतात दिखाई दे रहा था, गीता को मना कर दिया था। मुझसे अच्छा कैमरामैन नहीं वो, और मिस गीता, मैं किसी तरह का भी खतरा कम से कम आपके रिस्क पर मोल नहीं ले सकता। आप उन लोगों को नहीं जानती। वो सबसे पहले इस बात का शक करेंगे कि हमारे साथ जरूर कोई एजेंसी का आदमी है, और बहुत देर लग जाएगी हमें ये साबित करने में कि वो गलत सोच रहे हैं, उसने कहा। और गीता पाठक ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। वो तो अब शिराजी पर आंखें बंद करके एतबार करने लगी थी। अगर शिराजी उसे कहता कि वो कुएं में छलांग लगा दे तो वो भी शायद किसी हिचकिचाहट का मुजाहिरा न करती। शिराजी ने जबरदस्ती उसे कैमरे से 3-4 मिनट की एक रिकॉर्डिंग करके दिखाई थी, जिसका रिजल्ट देखकर गीता पाठक ही नहीं, उसके साथ मौजूद मकामी कैमरामैन भी अश अश कर उठा था। तुम तो बिल्कुल प्रोफेशनल लगते हो, गीता ने उसे तहसीन आमेज नजरों से देखकर कहा। जरा नवाजी है आपकी मोहतरमा, उसने कोर्निश बजा लाते हुए कहा तो गीता खिलखिला कर हंस दी। दोनों डेरा इस्माइल खान तक शिराजी की गाड़ी में ही आए थे। शिराजी उसे तमाम रास्ते हंसाता हुआ लाया था। उसने गीता पाठक को ये एहसास दिलाया था कि वो उसके साथ जिंदगी का भरपूर और कभी ना भुलाया जाने वाला सफर कर रही है, और गीता पाठक ने इस सच्चाई को दिल से कबूल कर लिया था। एक होशियार सहाफी और एजेंट होते हुए भी उसने शिराजी के सामने सुपर डाल दी थी। उसकी जिंदगी में ऐसा मुकम्मल और जानदार मर्द पहले कभी नहीं आया था, और अपनी दानिश में उसने तहिया कर लिया था कि अब शिराजी को दिनेश शर्मा वाला मकाम देकर रहेगी, खा उसकी कुछ भी कीमत अदा करनी पड़े। शिराजी उसके हवास पर सवार था, उसके दिलो दिमाग पर काबिज था, और अपनी कॉलेज लाइफ के बाद शायद जिंदगी में पहली मर्तबा उसने उस तल्ख हकीकत को मालूम कर लिया था कि वो शिराजी की मोहब्बत की असीर हो चुकी है। ये अलग बात कि शिराजी पर उसे मामूली असरात दिखाई नहीं देते थे। गीता पाठक को उसके किरदार ने सबसे ज्यादा मुतासिर किया था। वो उसकी जिंदगी का शायद ऐसा पहला इंसान था जिसने गीता पाठक की तरफ से मुतअद्दिद भरपूर मौके मिलने के बावजूद उसके जिस्म को छुआ तक नहीं था। हालांकि गीता जानती थी कि वो उसे पसंद करता है। रात का खाना उन्होंने शिराजी के एक वाकिफकार के यहाँ खाया था। आपको तकलीफ तो होगी, लेकिन हमें बाकी सफर रात को ही पूरा करना है, शिराजी ने उसे कहा। गीता के लिए इससे बढ़कर और क्या अहम बात हो सकती थी। रात 1 पहर ढल चुकी थी जब उन्होंने उससे आगे मीरान शाह की तरफ सफर का आगाज किया। उसने गीता पाठक को जैकेट पहनाकर बिल्कुल मर्द की शक्ल दे दी थी, क्योंकि उसकी कटिंग मर्दाना थी। दोनों एक जीप में सफर कर रहे थे जिसे कोई तीसरा शख्स चला रहा था, जो गीता को उस वक्त कबाब में हड्डी दिखाई दे रहा था। उसका बस चलता तो उसे उठाकर बाहर फेंक देती, इसकी क्या जरूरत थी, उसने बिलाखिर शिराजी से कहा। शिराजी ने कहा, मुझे आगे के रास्ते का इल्म नहीं, ये हमारी एजेंसी नहीं, यहाँ हम एक दोस्त की मार्फत जा रहे हैं, और ये कोई आम ड्राइवर नहीं, बड़ा मशहूर तालिबान लीडर है, उसने गीता को अंग्रेजी में ही समझाया। ड्राइवर ने जब तालिबान लफ्ज पर अचानक गर्दन मोड़कर उनकी तरफ देखा तो गीता कुछ घबरा गई। शिराजी ने उससे पश्तो में कहा और फिर गीता से मुखातिब हुआ, मैंने इसे कहा है कि जर्नलिस्ट तालिबान को बहुत पसंद करते हैं और तुम्हारे लिए बहुत कुछ करना चाहती हैं। गीता ने मुतमईन होकर लंबा सांस लिया। एक बात कहूँ शिराजी, उसने अचानक ही चलते चलते शिराजी को मुखातिब किया। हाँ, शिराजी ने खुमार आलूद लहजे में उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा। तुम वो हरगिज नहीं जो बज़ाहिर दिखाई देते हो। उसकी बात ने शिराजी को चौंका कर रख दिया, लेकिन वो दूसरे ही लम्हे नॉर्मल हो गया। हाँ मिस गीता, कभी कभी हम अंदाजे की गलती का शिकार हो जाते हैं, उसने बात मजाक में टालते हुए कहा। सिगरेट मिल जाएगी, गीता ने अचानक से कहा। मेरे पास है, आपने जो सिगरेटों की डिब्बियां तैयार की थी वो सारी मौजूद है, लेकिन बहुत माफी चाहते हुए अर्ज कर रहा हूँ कि यहाँ शायद चर्स नोशी मुनासिब न हो, कम से कम इनके सामने तो, उसने गीता को एहसास दिलाया। शिराजी जानता था कि एक के बाद वो दूसरा और फिर मुसलसल सिगरेट पीती रहेगी, और आखिर में उसने जो हरकत करनी है वो शायद इस माहौल में उसके लिए सेहतमंद साबित ना हो। ओके, गीता ने कंधे उचकाए। बुरा मत मानिए मिस गीता, शिराजी ने माजरत की। अरे नहीं भाई, मजबूरी है, चलो वापसी पर सही, उसने शिराजी के जानों पर हाथ मारते हुए कहा, और शिराजी को मजबूरन अपने दांतों की नुमाइश करनी पड़ी। उन्हें मुसलसल सफर करते करीबन 2.5 घंटे हो चुके थे। इस दौरान जीप कच्चे कच्चे टेढ़े मेढ़े पहाड़ी और मैदानी रास्तों पर बर्क रफ्तारी से भागती चली जा रही थी। बिलाखिर एक जगह वो लोग किसी पहाड़ी के दामन में आ गए। उनके साथ मौजूद ड्राइवर ने उन्हें वहीं रोकने को कहा और खुद आगे चल दिया। कहाँ गया है? गीता को वाकई कुछ खौफ महसूस हो रहा था अपने साथियों को खबर देने। शिराजी ने कहा, ओ माय गॉड, मुझे तो डर लग रहा है। वो बेख्तियार शिराजी से लिपट गई। अरे मैं हूं ना, डरने की कोई बात नहीं, उसने अपनी धड़कनें संभालते हुए गीता को खुद से अलग किया और दोनों वहीं पत्थर पर बैठ गए। उसका ध्यान बटाने के लिए शिराजी उसे उस इलाके से मुताल्लिक उल्टी सीधी मालूमात फराहम करने लगा। उसकी इंतहाई कोशिश थी कि ड्राइवर के आने तक कम से कम गीता उसके हवाले से कुछ न सोचे। ड्राइवर की वापसी बमुश्किल 5 मिनट के बाद हो गई। उसके साथ एक और नौजवान भी आया था
जिसने नजदीक आने पर दोनों के मुंह पर टॉर्च की रोशनी डालकर देखा। फिर पश्तो में शिराजी से बातें करने के बाद उन्हें अपने पीछे आने का इशारा किया। दोनों आगे आगे चल रहे थे जबकि शिराजी और गीता उनके पीछे पीछे। मैंने इन लोगों को तुम्हारी नेशनैलिटी ब्रिटिश बताई है। शिराजी ने उसके कान में चलते चलते सरगोशी की। ओके। गीता ने दिल ही दिल में उसे दाद दी। इस सफर का इख्तिताम एक गांव के बाहर बनी हवेली पर हुआ, जहां एक मुसल्लह पहरेदार इन दोनों को हवेली के अंदर ले गया और थोड़ी देर बाद गीता पाठक अपनी जर्नलिस्ट लाइफ का बेहतरीन स्कोप मार रही थी। उसके सामने अबू हिफ्स और अबू निमरा नामी अलकायदा के दो अहम कमांडर मौजूद थे। शिराजी ने बताया कि ये दोनों मिस्र, सऊदी अरब, यमन, मगरबी दुनिया और अमेरिका में काफी अरसे से मतलूब हैं। कमरे के वाहिद दरवाजे पर पड़े टाट के पर्दे से रोशनी बाहर छन जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। कैमरा लाइट में उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड होना शुरू हुआ। दोनों ने गीता के सवालात का पश्तो में जवाब दिया। शिराजी उसके कैमरामैन और इंटरप्रेटर दोनों के फराइज अंजाम दे रहा था। सुबह की अजान से कुछ देर पहले ही गीता का इंटरव्यू मुकम्मल हो गया। उसने अपनी जिंदगी का शानदार इंटरव्यू रिकॉर्ड कर लिया था और उसे यकीन था कि एक मर्तबा उसके ऑन एयर जाने के बाद सारी दुनिया में सिर्फ एक ही नाम गूंजेगा और वो नाम होगा गीता पाठक। रिकॉर्डिंग का प्रोग्राम चेक करने के लिए उसने 3-4 मर्तबा इंटरव्यू को कैमरा वीसीआर पर चलाकर चेक भी किया और हैरत अंगेज हद तक शानदार रिजल्ट पर बहुत मुतमईन दिखाई दे रही थी। मेरे ख्याल से अब निकलें, हमें सूरज निकलने तक डीआई खान पहुंचना है। शिराजी ने उसे गुजरते वक्त का एहसास दिलाया। ओह। गीता ने घड़ी की तरफ देखा और कहवे की प्याली से लंबा घूंट भरकर रख दिया। अब दोनों रुखसत हो रहे थे। एक मर्तबा फिर वही तालिबान ड्राइविंग कर रहा था। गीता पाठक ने रिकॉर्डिंग कैसेट कैमरे से निकालकर अपने पास इस तरह महफूज कर ली थी कि मरने के बाद ही उसके जिस्म से अलग हो सके। उसने उस कैसेट से बहुत कुछ हासिल करना था, अपने बहुत से अधूरे ख्वाब पूरे करने थे और उसके जरिए उसे बिलाखिर सारे मीडिया पर छा जाना था। जीप ने उन्हें वहीं लाकर छोड़ा जहां से उन्होंने अपने सफर का आगाज किया था। गीता को अपनी कामयाबी सेलिब्रेट करने के लिए फौरन कोई भी नशा दरकार था, लेकिन मोहतात शिराजी ने उसके तेवर देखते हुए नशा फराहम करने से माजरत कर ली और उसे इस तरह मुतमईन किया कि गीता को मुतअद्दिद मर्तबा उसका शुक्रिया अदा करना पड़ा। दोनों उस महफूज ठिकाने पर गए। गीता के बज़िद होने के बावजूद शिराजी ने उसके कमरे में सोने से इनकार कर दिया। ये बड़े जालिम लोग हैं। अगर किसी को इस बात का शक भी हो गया कि मैंने रात आपके कमरे में गुजारी है तो सुबह मेरे टुकड़े टुकड़े करके चीलों को खिला देंगे। शायद आपको कुछ न कहें क्योंकि ये कमबख्त गैर मुल्कियों का बहुत एहतराम करते हैं, लेकिन मुझे ना बाबा ना, मेरी तौबा, मुझे तो फौरन मार डालेंगे। इनका हम जबान और हम कबीला जो हूँ मैं। उसने कानों को हाथ लगाते हुए इस तरह अपनी बात मुकम्मल की कि गीता पाठक की हंसी निकल गई। गीता ऐसी भी सीधी सादी नहीं थी कि उसकी हर बात पर आंखें बंद करके यकीन कर लेती। वो जानती थी कि शिराजी उसकी सोहबत से एहतराज बरत रहा है और उसकी शख्सियत का ये पहलू गीता के दिल को भा गया था। उसका वास्ता जिंदगी में आज तक ऐसे इंसान से नहीं पड़ा था जिसे अपनी वहशत दिखाने के इतने मौके मिल रहे हों और वो उनसे फायदा न उठाए। उसके दिलो दिमाग में आंधियां सी चल रही थी। वो कोई भी था, लेकिन उसके किरदार ने गीता जैसी आजाद मुनश जर्नलिस्ट का दिल जीत लिया था। सुबह देर गए गीता की आंख खुली क्योंकि सूरज निकलने के बाद तक वो सिगरेट नोशी करती रही। दोपहर के बाद जब वो नींद से बेदार हुई तो दूसरे कमरे में मौजूद शिराजी उसके लिए खाने का बंदोबस्त कर रहा था। उसने न जाने कैसे यहाँ गीता के लिए कॉफी का इंतजाम कर लिया था। गीता को हर मुमकिन सहूलत शिराजी की तरफ से मुयस्सर आ रही थी। खाना दोनों ने इकट्ठे खाया और शिराजी की गाड़ी में इस्लामाबाद की तरफ चल दिए। गीता ने उसे सीधे होटल जाने के लिए कहा था। रास्ते में शिराजी उसका ध्यान बटाने के लिए उसे कार में लगे टेप रिकॉर्डर पर गाने सुनाया करता था। गीता के लिए इन भारतीय गानों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन आज उसे हर चीज बहुत अच्छी दिखाई दे रही थी। अचानक ही उसने अजीबोगरीब बात शिराजी से कह दी, अगर कभी मेरे साथ शर्मा साहब भी हों तो प्लीज इस इंटरव्यू का जिक्र न करना। जैसे आपका हुक्म। शिराजी ने गर्दन घुमाकर गीता की तरफ देखा। शर्मा सरकारी मुलाजिम है, मेरा मंगेतर जरूर है, लेकिन बिजनेस इज बिजनेस। मैं नहीं चाहती कि ये इंटरव्यू स्केल में आए। मैं उसे बराह रास्त अपने चैनल को देना चाहती हूँ और कोई बात नहीं। उसने राजदारी से शिराजी को एतमाद में लेना चाहा। जैसे आपकी मर्जी मैडम। जाहिर है आप इस बात को ज्यादा बेहतर समझती हैं और जहाँ तक मेरा ताल्लुक है मैं तो इस नाम के किसी साहब को जानता ही नहीं, बल्कि आप यूं समझिए कि मैंने आपके साथ कोई सफर किया ही नहीं। उसने गीता को मुतमईन किया। नहीं, ये बड़े होशियार लोग होते हैं। बस तुम ये समझ लो कि मैं तुम्हारे साथ गई जरूर हूँ, लेकिन वहाँ अलकायदा के लोग मिल नहीं सके। मीरान शाह में अमरीकी ऑपरेशन की खबर सुनकर वो फरार हो चुके थे और बस। गीता ने उसे तलकीन की, ऐसा ही होगा मैडम। बाय द वे, ये शर्मा साहब हैं कौन? उसने अजीब से लहजे में दरियाफ्त किया। देखो शिराजी, तुम मेरे बेहतरीन दोस्त बन गए हो। मैं जिंदगी में कभी किसी मर्द से इतना मुतासिर नहीं हुई, इसलिए तुमसे झूठ बोलने को जी नहीं चाहता। शर्मा है तो डिप्लोमेट, लेकिन इन लोगों को तुम जानते ही हो, ये कुछ भी हो सकते हैं। और मेरा तजुर्बा है कि हाई कमीशन भारतीय हो या पाकिस्तानी, दोनों के लोगों का खुफिया एजेंसियों से जरूर कोई ना कोई ताल्लुक होता है। वैसे वो मेरा होने वाला शौहर भी है।
اس نے یہ بات کہہ کر اپنی دانست میں شیرازی کے احسانات کا کسی حد تک قرض اتارنے کی کوشش کی تھی۔ چھوڑیے مس گیتا، ہمیں اس سے کیا لینا دینا، میں جانتا ہوں ان لوگوں کو، اس لیے میں ان ڈپلومیٹس سے دور ہی رہتا ہوں، اس نے گیتا سے لاپرواہی سے کہا۔ رات ڈھل رہی تھی جب وہ اسلام آباد ہوٹل میں پہنچے۔ شیرازی اسے ڈراپ کر کے چلا گیا تھا۔ اسے امید تھی کہ یہ بیل ضرور چڑھے گی۔ لیزا مارٹن کے لیے زندگی جہنم بن کر رہ گئی تھی۔ اسے اب دن اور رات کے کسی بھی حصے میں وہ لوگ آنکھوں پر پٹی باندھ کر سیر کے لیے باہر نکالتے اور سیر کرواتے رہے۔ اب تو اسے اندھے انسانوں کی طرح اس بات کا اچھی طرح تجربہ ہو گیا تھا کہ کتنے قدم چلنے کے بعد اسے واپسی کے لیے گھومنا ہے اور کہاں سے سیدھے ہو کر دوسری سمت کا رخ کرنا ہے۔ پہل تو سائقہ اس کا بازو پکڑ کر اسے چلایا کرتی تھی، لیکن اب اس کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ سائقہ اسے لان میں لا کر چھوڑ دیتی اور خود نگرانی پر بیٹھ جاتی۔ اس دوران کئی مرتبہ لیزا کا دل چاہا کہ وہ کسی بہانے آنکھوں پر چڑھا بلائنڈ فولڈ اتار کر یہ تو دیکھے کہ آخر یہ جگہ کون سی ہے، لیکن اپنی اس خواہش پر وہ کبھی عمل نہ کر سکی۔ اسے یہی خوف دامنگیر رہا کہ جیسے ہی اس کا ہاتھ منہ کی طرف گیا، نزدیک موجود کسی نگران کی بندوق سے گولی نکلے گی اور اسے چاٹ جائے گی۔ اسی دوران اس کے کھانے پینے کا مکمل خیال رکھا گیا۔ اس نے بازار سے اپنے لیے ادویات منگوائیں جو اسے فراہم کر دی گئیں، لیکن سائقہ نے ان تمام ادویات کو اپنے کنٹرول میں رکھا تھا۔ صرف طلب کرنے پر لیزا مارٹن کو متعلقہ ادویات فراہم کی جاتی تھیں۔ لیزا مارٹن عباس اور سائقہ کی شکل دیکھتے ہی ان پر سوالات کی بوچھاڑ کر دیتی تھی۔ اس نے متعدد مرتبہ ان کی منت سماجت کی کہ اس کا رابطہ امریکہ میں کسی سے بھی کروا دیا جائے۔ اس نے یقین دلایا کہ وہ ایسا کوئی کلو نہیں دے گی جس سے اس کی حالت یا اس جگہ کا علم ہو سکے، لیکن نہ اسے کبھی کسی سوال کا جواب ملا، نہ ہی اس کی اس نوعیت کی کوئی فرمائش پوری کی گئی۔ البتہ عباس کی طرف سے اسے صرف یہ کہا جاتا تھا کہ ان کا رابطہ امریکن حکومت سے قائم ہے اور جیسے ہی وہ اغواکاروں کی ڈیمانڈ پوری کریں گے اسے رہا کر دیا جائے گا۔ لیزا مارٹن نے یہ بات بطور خاص محسوس کی تھی کہ گزشتہ 4-5 روز سے عباس کا رویہ اس کے تئیں خاصا نرم تھا۔ اس کی گفتگو میں بھی الجھاؤ دکھائی پڑتا تھا اور یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ لوگ لیزا مارٹن کے متعلق کوئی اہم فیصلہ نہیں کر پا رہے۔ البتہ سائقہ کا رویہ روز بروز سخت ہوتا جا رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے اسے زبردستی لیزا مارٹن پر ظلم کرنے یا اسے قتل کرنے سے روکا جا رہا ہو۔ لیزا مارٹن کو کبھی کبھی ٹی وی دیکھنے کی اجازت ملتی تھی جس پر اسے صرف فلمیں دکھائی جاتی تھیں۔ پڑھنے کے لیے اسے مرضی کا اخبار نہیں دیا جا رہا تھا۔ اسے اس بات کا ابھی تک اندازہ نہیں تھا کہ یہاں کتنے روز سے قید ہے اور نہ ہی اس بات کا علم کہ اس قید سے کبھی زندگی میں رہائی بھی مل پائے گی یا نہیں۔ ان لوگوں کے حفاظتی انتظامات سے تو یوں دکھائی دیتا تھا جیسے ان تک کبھی پولیس نہیں پہنچ پائے گی۔ انہوں نے ابھی تک سوائے ایک خط لکھوانے کے لیزا مارٹن سے اور کچھ نہیں لکھوایا تھا۔ البتہ اس کی تصاویر کیمرے سے ضرور اتاری گئی تھیں اور اس کا اپنی والدہ اور اخبار کے ایڈیٹر کے نام پیغام بھی ریکارڈ کیا گیا تھا۔ آج جب سائقہ اسے باہر سیر کروانے کے لیے معمول کے مطابق لینے آئی تو وہ بہت غصے میں دکھائی دے رہی تھی۔ مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے لیزا مارٹن سے کہا تو لیزا کو یوں لگا جیسے کسی نے اس کے اعصاب پر بم پھینک دیا ہو۔ کیا مطلب تمہارا؟ اس نے خوف سے کپکپاتے لہجے میں دریافت کیا۔ تمہاری حکومت نے ہمارے مطالبات ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ انہیں تمہاری جان کی قطعی پرواہ نہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تم مر جاؤ، اور اگر وہ یہی چاہتے ہیں تو ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ سائقہ نے شفاف لہجے میں کہا اور لیزا مارٹن کو اپنے سارے بدن میں خوف اور سنسناہٹ پھیلنے کا احساس ہونے لگا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے ابھی کسی بھی لمحے اس کے بدن سے جان نکل جائے گی اور وہ ایک ڈھانچے کی طرح دھڑام سے زمین بوس ہو جائے گی۔ گھبراؤ نہیں، ہم تمہاری لاش ان تک پہنچا دیں گے، سائقہ نے اس کے خوف سے لطف اندوز ہوتے ہوئے کہا، لیکن ٹکڑوں میں۔ آخری فقرہ کہتے ہوئے وہ مسکرائی تو لیزا مارٹن کو یوں لگا جیسے اس کے سامنے کوئی عورت نہیں بلکہ ویمپائر کھڑی ہو۔ اسے امریکہ میں خون پینے والی عورتوں کی دکھائی ہوئی فلمیں یاد آنے لگی تھیں۔ لیزا مارٹن کو اچانک چکر آیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ گرے سائقہ نے اس کا بازو سختی سے پکڑ لیا۔ تم شاید وقت سے پہلے مرنا نہیں پسند کرو گی، خبردار اگر زیادہ چالاکی دکھانے کی کوشش کی، چلو زندگی کی آخری واک کر لو۔ اس نے لیزا مارٹن کی آنکھوں پر حسب معمول بلائنڈ فولڈ لگایا اور اس کا بازو پکڑ کر باہر لے آئی۔ باہر لان میں اس نے لیزا کو چھوڑ دیا اور خوفزدہ لیزا مارٹن نے ڈگمگاتے قدموں سے زندگی کی آخری واک شروع کر دی۔ سائقہ اس سے کچھ فاصلے پر کھڑی اس کی حرکات و سکنات کا جائزہ لے رہی تھی۔ عباس کمرے میں اپنے کام میں مصروف تھا۔ آج سائقہ نے لیزا مارٹن کو جان بوجھ کر لان کے کنارے پر چھوڑا تھا تاکہ وہ اندازے کی غلطی کا شکار ہو کر دوسرے کونے میں اس دیوار سے ٹکرائے جس کے ساتھ بجلی کی وائرنگ اس نے آج صبح ہی بگاڑ دی تھی، اور کچھ تار اس طرح ننگے کر دیے تھے کہ کسی کو اس بات کا اندازہ ہی نہ ہو سکے۔ اس نے اپنی دانست میں ایسا منصوبہ بنایا تھا کہ لیزا مارٹن جلد ہی ان تاروں سے ٹکراتی اور اس کا کام تمام ہو جاتا۔
इस सफाई से होने वाले कत्ल को सिवाय हादसाती या इत्तेफाकी के और कुछ न कहा जाता। अब वो बेचैनी से इन लम्हात की मुंतजिर थी जब लीजा मार्टिन अपने अंजाम को पहुंचती है। उसकी ख्वाहिश थी कि अब्बास यहाँ न आए, क्योंकि अब्बास और कमांडर रशीद ने आज सुबह होने से पहले लीजा मार्टिन को यहाँ से 15-20 किलोमीटर दूर ले जाकर सड़क किनारे छोड़ने का फैसला कर लिया था और बड़ी राजदारी से वो इसका एहतमाम भी कर रहे थे, जबकि सायका लीजा मार्टिन को यहाँ से जिंदा जाने का मौका देने के लिए तैयार नहीं थी। अब्बास गैर इरादी तौर पर कमरे से निकलकर उनकी तरफ जा रहा था जब अचानक उसे लीजा मार्टिन की चीख सुनाई दी और वो भागकर लीजा के नजदीक पहुंचा। सायका इससे पहले वहां पहुंचकर लीजा को सहारा देकर खड़ा कर रही थी। लीजा की खुशकिस्मती या फिर सायका की बदकिस्मती कि लीजा उसके बिछाए जाल के बिल्कुल नजदीक पहुंचकर वहां शीशे की एक टूटी हुई बोतल पर अचानक पांव पड़ने से गिर पड़ी। वो नंगे पांव सैर कर रही थी और टूटा हुआ शीशा उसके पांव में लगने से पांव से खून जारी था। अब्बास के इशारे पर सायका ने उसे कंधे पर डाला और तेजी से उसके कमरे में ले आई। अब्बास उसके साथ ही अंदर आया था। सायका ने चीखती चिल्लाती लीजा मार्टिन को गुस्से की हालत में पलंग पर फेंका तो अब्बास ने खुशमगी निगाहों से उसकी तरफ देखा। उसने लीजा मार्टिन की आंखों से रबड़ बैंड उतार दिया था। लीजा खौफ के मारे मुंह से आवाज भी ढंग से नहीं निकाल पा रही थी। अब्बास ने उसके पांव का जख्म वहां मौजूद डेटोल से धोया और उस पर पट्टी बांध दी। इस दौरान उसने दर्जनों मर्तबा उस हादसे पर लीजा मार्टिन से माफी मांगी। इसके बरक्स सायका चुपचाप एक तरफ खड़ी रही। वो लीजा मार्टिन से ज्यादा अब्बास की दिलजोई कर रही थी। उसे यूं लगा जैसे लीजा मार्टिन के साथ पेश आने वाले इस हादसे का जिम्मेदार अब्बास उसी को समझ रहा है। वो दिल ही दिल में पछता रही थी कि उसने वहां मौजूद शीशे की उस टूटी हुई बोतल को क्यों नजरअंदाज कर दिया। लीजा मार्टिन का जिंदा रहना उसके लिए कोई नेक शगुन नहीं था। लीजा मार्टिन की मरहम पट्टी से फारिग होकर अब्बास ने उसे दर्द खत्म करने वाली गोली देकर सोने की हिदायत की और दोनों कमरे से बाहर आ गए। तुम्हें इसका ख्याल रखना चाहिए था, उसने बाहर आते ही नबीला से कहा। ये मेरी गफलत नहीं है अब्बास, नबीला ने शाकी लहजे में उसकी तरफ देखकर कहा। मैंने कब कहा कि तुम्हारी वजह से हुआ है, लेकिन अच्छा नहीं हुआ। नबीला, मैं तुमसे कोई पर्दा नहीं रखना चाहता। हमने लीजा को छोड़ने का फैसला कर लिया है, उसने बिलाखिर नबीला को एतमाद में लेते हुए कहा। ये आप क्या कह रहे हैं? नबीला ने बिल्कुल उसी अंदाज से ये बात कही जैसे आज पहली मर्तबा उसे इस बात का इल्म हुआ हो। हाँ नबीला, हमने इस बात पर बहुत गौर किया और इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हमसे बड़ी गलती हो गई है। लश्कर पर पहले ही पाबंदी लग चुकी है। लीजा मार्टिन के अगवा के फौरन बाद होने वाले दोनों अहम वाकयात भी पाकिस्तान के खिलाफ साजिश दिखाई देते हैं। अल्लाह ताला हमें माफ करे। मुझे तो यूं लगता है जैसे हम भी किसी साजिश का शिकार हो चुके हैं। उसने नबीला की तरफ देखा जिसने बड़ी होशियारी से अपने जज्बात पर काबू रखा था। अब्बास ने आज कोई गलत कदम नहीं उठाया। आपने अपने मजलूम साथियों की रिहाई के लिए कोशिश की थी, लेकिन अल्लाह को शायद अभी हमारा और इम्तिहान मकसूद है। खुदारा आप ऐसे मत सोचिए कि किसी साजिश का शिकार हुए हैं। वो नहीं चाहती थी कि उसका खामद किसी भी बदगुमानी का शिकार हो या उसका जहन नबीला की तरफ जाए, क्योंकि लीजा मार्टिन के मुताल्लिक उसे नबीला ने ही इत्तलात दी थी, जो उसे लंदन से जानती थी और बताया था कि वो यहूदी और CIA की एजेंट है। हमने आज सुबह तक उसे छोड़ने का प्रोग्राम बनाया था, लेकिन अभी इसकी हालत ठीक नहीं लगती, उसने नबीला से कहा। और नबीला चौंकी। हाँ बस अभी 2-3 दिन हमें इंतजार करना पड़ेगा, पाँव का जख्म ठीक हो जाए, वरना सारी दुनिया का प्रेस मुजाहिदीन के जुल्म सितम की ऐसी कहानियां सुनाएगा कि खुदा की पनाह। आप मुतमईन रहें, मैं उसे बता दूंगी कि उसे 2 रोज में रिहा कर दिया जाएगा। इस तरह खुशी से वो जल्दी रूबसेहत हो जाएगी। नबीला ने कहा। नहीं नबीला, तुम्हारा रवैया चूंकि उसके तईं सख्त हो रहा है, तुम्हारे मुंह से ये बात निकलना ठीक नहीं। मैं खुद उसे ये इत्तला दूंगा और कोशिश करूंगा कि उसका दिल हमारी तरफ से साफ हो जाए, क्योंकि मुजाहिदीन के खिलाफ अपनों और गैरों में नफरत पहले ही बढ़ चुकी है, अब्बास ने कहा और नबीला मुतमईन हो गई। अभी लीजा मार्टिन 2 दिन यहाँ रहेगी, ये उसके लिए बड़ी खुशखबरी थी। थोड़ी देर बाद वो लीजा मार्टिन के कमरे में मौजूद था, जिसे खौफ के मारे नींद ही नहीं आ रही थी। क्या महसूस कर रही हैं आप? उसने कदरे झिझकते हुए पूछा। ठीक हूँ, नॉर्मल। लीजा खौफजदा दिखाई दे रही थी। आप खौफजदा न हो, मैं माजरत चाहता हूँ आपको अब तक जिन हालात से गुजरना पड़ा, लेकिन प्लीज ठंडे दिल से सोचिए कि अगर आपसे वो सलूक होता जो हमसे किया जाता है तो आप पर क्या गुजरती। उसने अपनी गुफ्तगू का आगाज किया और 15-20 मिनट तक लीजा मार्टिन को ये समझाने की कोशिश करता रहा कि उनकी किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं, ना ही वो उसे दानिस्ता कोई नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, ना ही उनका मजहब किसी को इस तरह अगवा करके मार देने का सबक देता है। उन्होंने ये सब कुछ सिर्फ अमेरिका को ये समझाने के लिए किया है कि जो सलूक वो हमारे साथ कर रहा है वो उसके शहरियों के साथ भी हो सकता है। लीजा मार्टिन आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हो रही थी। पहली मर्तबा उसने इस तरह खुलकर लीजा से बात की थी।
اس کو ایک امید سی بند گئی تھی کہ شاید قسمت اس پر مہربان ہے۔ عباس نے اپنی گفتگو کے آخر میں اس سے معافی مانگتے ہوئے اسے بتایا تھا کہ 2 روز میں اسے رہا کر دیا جائے گا۔ لیزا نے اسے یہ بھی نہیں کہا کہ وہ زخمی حالت ہی میں اسے رہا کر دے، نہ ہی سائقہ کی دھمکی کا ذکر کیا، البتہ اس کا شکریہ ادا کیا، اور عباس نے اسے بتایا کہ اسے اخبارات بھی صبح مل جائیں گے۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراً ملتی رہیں۔